सीट शेयरिंग का मुद्दा जो बहुत दिनों से चल रहा था उसे तो फिलहाल शांत कर लिया गया, लेकिन अंदर सब कुछ ऑल इज वेल जैसी स्थिति में नहीं नजर आता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुर्जे अदल बदल गए हैं जो फिट नहीं हो पा रहे हैं। असली लड़ाई जो है वो चुनाव के बाद नतीजों को लेकर के है कि जिसके नतीजे ज़्यादा पक्ष में आएंगे उसके पास ताकत ज़्यादा होगी। चुनाव परिणाम में किसी पक्ष को बहुमत मिल भी गया तब भी इसमें समीकरण बदलने की पूरी संभावना मौजूद है। मुझे तो ये लग रहा है अगर ये सरकार नहीं भी बना पाए, ये नहीं भी पावर में आए, तो क्या ये एक विपक्ष बन पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शरद पवार एक बड़े नेता है, उनको अगर हम तोड़ेंगे तो आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इस सोच से भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को साथ में लिया। बड़ी बात जो महाराष्ट्र के लिए है, जो देखने वाला दृश्य है वो ये है, किसी भी एक पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में वर्चस्व नहीं है, पॉकेट्स की पार्टियां हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला शो खबरों के खिलाड़ी। खबरों को गढ़ने वाले खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। देश भर में चुनावी सरगर्मी है, उपचुनाव की तैयारियां हैं, 2 बड़े राज्यों में चुनाव है, लेकिन इस बीच सीट शेयरिंग का मामला शांत हुआ तो अब ऐसा लगता है कि चाहे महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और दोनों ही जगह भीतर खाने सब कुछ ठीक जैसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। नवाब मलिक का मुद्दा देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताते हुए अजीत पवार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसके बरक्स सीएम फेस की बात को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी चर्चा है। संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके अतिरिक्त शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम फेस तो सीट आने के बाद तय होगा। यानी सीट शेयरिंग का मुद्दा जो बहुत दिनों से चल रहा था उसे तो फिलहाल शांत कर लिया गया, लेकिन अंदर सब कुछ ऑल इज वेल जैसी स्थिति में नहीं नजर आता। इससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र, जो कि अपने पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए जानी जाती है, वो एक बार फिर चुनाव के बाद वहां देखने मिलेगी। हमारे तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं और इसी मुद्दे के साथ आज खबरों के खिलाड़ी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनोद जी है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे अभिभावक। रामकृपाल जी है, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, आप हमेशा इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं इनकी बाइट्स। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा आपके बीच में भी पॉपुलर हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, आंकड़ों के जरिए तमाम अपनी बातें रखते हैं, और आप भी कहते हैं जिस शो में समीर जी नहीं रहते हैं तो याद किया जाता है कि आंकड़े नहीं हैं। हमारे साथ संपादक अमरउजाला.com के जयदीप कर्णिक जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर से ही शुरुआत करूंगी मैं। महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव साख नाक दोनों के साथ चल रहा है, दोनों ही खेमों में। ये सब हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं। अभी इस बीच जो सीट शेयरिंग का मुद्दा था वो तो सुलझा लिया गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखिए तो नवाब मलिक को टिकट दे देना और फिर उसके बाद कहना कि उनके लिए प्रचार करेंगे, फिर उसी पार्टी का दूसरा खेमा ये कहता है कि नहीं हम प्रचार नहीं करेंगे। अब योगी जी, जो कि कटेंगे और बटेंगे वाला, जो बटेंगे और कटेंगे वाला जो मुद्दा बहुत दिनों से था, उसे लेकर अब अजीत पवार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये तो बाहरी हैं और महाराष्ट्र के लोग इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं करते। तो वो गठबंधन जो कि मजबूती के साथ चुनाव में है और इस वक्त सरकार भी चला रहा है, उसके भीतर इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लग रहा है कि चुनाव के बाद ये जो रार तकरार भीतर खाने हैं ये बाहर दिखेगी। निश्चित तौर पर आपने जितनी बातें बताई, जो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं इस पर राय देने से पहले एक ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी अखबार में, मीडिया में जो भी आ रहा है, हरियाणा के बाद अमेरिका में जो कुछ हुआ है और जो मीडिया कह रहा था, जो रिजल्ट आए हैं, और इसके पहले भी, तो जो अमेरिका का डिजिटल में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ है, और वहाँ पर ऐसा भी सेगमेंट बहुत कम है जो खुल के बोलता हो, चुप रहने वाला। वहाँ अगर पता नहीं चल पाता तो कुछ भी कहना कि महाराष्ट्र में क्या होगा नहीं होगा। एक बात निश्चित है जो आपने बताया, जिस तरह के 6 पार्टियाँ वहाँ लड़ रही हैं, और ऐसा मत समझिए कि एक गठबंधन दूसरे गठबंधन से लड़ रहा है, यही नहीं है। जो 3 दुनिया का सिद्धांत एक बार उठा था जब सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि भाई तब उसका ये था कि मोर्चा, संयुक्त मोर्चा जिसको फ्रंट कहते हैं,
उसमें ये था कि आज ज़रूरत के नाते तुम्हारे साथ मिल के लड़ रहे हैं बड़े दुश्मन से, लेकिन ये मत भूलो कि हमारी तुम्हारी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये दोनों मोर्चे में यही स्थिति है। और मैं पिछली बार भी आपके यहाँ एक बात कहा था मैंने कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुर्जे अदल बदल गए हैं जो फिट नहीं हो पा रहे हैं, और वो बात सही है। और चूंकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है और ये कोई नतीजा आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं है ऐसा। ये जो भी रिजल्ट आएगा, आप ये तय मानिए कि महाराष्ट्र की राजनीति, वैसे भी देखिए सब महाराष्ट्र के सामने राष्ट्र पर भी महा लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कि वो पूरी राजनीति को प्रभावित करेगा। और वहाँ से एक ये रहेगा कि जो आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स है वो आगे चल पा रही है या सिर्फ सुविधा की राजनीति आगे चलेगी। और जैसा कि बहुत जगह पे हो रहा है, अब जो भी रिजल्ट आए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे जहाँ भी हो, आप वो देखिए कि कुछ बहुत हद तक मुझको ऐसा लग रहा है कि जो क्लासेस, एक क्लासेस और मासेस का है। जो क्लास है जो एक प्रोजेक्ट करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, जितने भी मीडिया के जितने स्वरूप हैं, जिसको जनसंचार के साधन है जो जनता के बीच पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से कटे हुए हैं। मासेस का जो होता है रोल वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसलिए जब भी परिणाम आते हैं तो हम लोग बड़े भौचक होते हैं। हरियाणा में भी है। हरियाणा में तो मैं महाराष्ट्र के बारे में और तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, दो महायुति और महाविकास आघाड़ी आप लड़ रहे हैं आमने सामने, देखने के लिए है कि दो गुट लड़ रहे हैं। हकीकत ये है कि इनमें जो जो घटक हैं वो आपस में भी लड़ रहे हैं, और एक है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने का एक ही तरीका है कि बगल वाला जो मेरा साथी है ये कम रहे, तो उसको तो हराएंगे लेकिन साथ साथ इसको भी लताड़ेंगे। ये अब इसके क्या नतीजे आएंगे मैं नहीं कह सकता। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से, जितने वहाँ के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जितने इशूज़ हैं आपने रखे हैं, और बाकी हमारे साथी बताएं। बिल्कुल। विनोद सर, 2019 का चुनाव एक शिवसेना एक एनसीपी दिखाई पड़ रही थी। 2024 आते आते, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि भीतर भी लड़ाई है और बाहर वालों की तो जो है सो है ही। कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं दो शिवसेना दो एनसीपी का? और जो लोकसभा चुनाव में एनसीपी को लेकर जिस तरीके से शरद पवार बढ़त बना ले गए, कहा गया कि बूढ़ा शेर हार गया है, लेकिन शेर ने दिखा दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता उस टाइप से। तो 10 सीटों पर लड़े, 8-9 सीटें जीत कर दिए। तो क्या ये दो वाला जो फैक्टर पिछले चुनाव से अभी दिखाई पड़ रहा है, उसका लोकसभा चुनाव जैसा असर महाराष्ट्र में दिख सकता है विधानसभा में? देखिए, आपने कहा ना सीट शेयरिंग का मसला तो सुलझ गया, लेकिन अभी सीट गेटिंग का मसला फंसा हुआ है। क्योंकि एक सीट है मुख्यमंत्री की, और उस सीट को लेकर सारी लड़ाई है, महायुति में भी और महाविकास आघाड़ी में भी। और आज जो दो शिवसेना और दो एनसीपी हम देख रहे हैं, उसके पीछे भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव जब हुए तो एक विचित्र परिस्थिति बनी थी कि दो, जैसा रामगोपाल जी ने कहा कि पुर्जे बदल गए हैं। भाई, जो स्वाभाविक पुर्जे थे, अब जैसे अजीत पवार स्वाभाविक पुर्जे थे महाविकास आघाड़ी के, और उद्धव ठाकरे स्वाभाविक पुर्जे थे महायुति के, लेकिन वो इधर से उधर हो गए। तो वो जब पुर्जे बदल जाते हैं तो थोड़ा सा तो लगता ही है। मुझे लगता है कि ये तो आंतरिक चलेगा दोनों तरफ, और उसके संकेत भी स्पष्ट हैं। जैसे अभी आपने योगी जी के बयान पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया दिखाई, और योगी जी के बयान और बटेंगे कटेंगे नारे पर प्रतिक्रिया बिहार तक हुई। बिहार के भी एक एमएलसी जो जेडीयू के हैं, रामेश्वर, वो गुलाम गौस खां, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं चलेगा। तो जो एनडीए के घटक दल हैं उनके अंदर इसको लेकर सहजता है, खास करके वो जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते रहे हैं, खैर उसकी उनको लगता है कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक को साध लिया, हमारे वोट बैंक को निपटाने में लगी हुई है। तो वो इसलिए उनके अंदर ये असहजता अजीत पवार में है, ये बाकी जगह भी है। लेकिन असली लड़ाई जो है वो चुनाव के बाद नतीजों को लेकर के है कि जिसके नतीजे ज़्यादा पक्ष में आएंगे उसके पास ताकत ज़्यादा होगी। और चुनाव के बाद देखिए क्या होगा, चुनाव के बाद जैसे नतीजे आएंगे उस हिसाब से दोनों जो खेमे हैं उनमें लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक खेमा अघाड़ी अगर जीत गया तो वहाँ झगड़ा होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस पर रसाकसी होगी। अगर महायुति जीत गया तो वहाँ भी फिर झगड़ा होगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर रसाकसी होगी। लेकिन महायुति में एक
ये है, अघाड़ी और मायावती का एक फ़र्क है कि मायावती में जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 100-150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरा यह केंद्र में उसकी सरकार है, सत्ता के संसाधन के सारे सूत्र उसके हाथ में हैं, नेतृत्व उसका सशक्त है। तो मोदी जी और अमित शाह जी अगर बुला के शिंदे जी को और अजित पवार को कहेंगे कि ये होगा, तो फिर हैसियत नहीं बचती है कि उसका विरोध करने की। तो वहाँ चुनाव के बाद नतीजों के हिसाब से फैसला दरअसल दिल्ली में होगा, बीजेपी में। अघाड़ी में क्या है, अघाड़ी में तीनों छत्रप है, मतलब तीनों बराबर के पार्टनर हैं लगभग, कांग्रेस, एनसीपी और ठीक है कांग्रेस कुछ सीटें ज़्यादा लड़ रही है, लेकिन आमतौर पर लगभग बराबर पार्टनर। वहाँ थोड़ी रस्साकसी हो सकती है। अगर उनकी सरकार बनती है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेके कांग्रेस में कुछ सुर उठ सकते हैं। हो सकता है एनसीपी में शायद ना उठें, क्योंकि अभी सुप्रिया सुले को शरद पवार शायद तैयार नहीं कर पाए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और कोई दूसरा है नहीं। उन्होंने कहा भी कि वो इस रेस में कहीं है। जयंत पाटिल का नाम उन्होंने लिया जरूर है, लेकिन वो सिर्फ नाम है। लेकिन नाना पटोले कैसे चुप रहेंगे? नाना पटोले तो दावा करेंगे अगर नंबर ठीक ठाक आ गए तो। अब देखो, दूसरी बात, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। एकदम से रेप्लिकेट करना कि लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हरियाणा में भी हम देख चुके हैं, हालांकि हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे हैं, उस 5-5 थे, तो यहाँ भी वोट परसेंटेज हिसाब से वोट रस्साकसी है। अब ये नहीं कह सकते एकदम पीछे हो गया, सीटों का जो फर्क है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, अभी चुनाव प्रचार और बढ़ने दीजिए, तब तस्वीर कुछ और साफ होगी। लेकिन मुख्य रूप से तस्वीर साफ होगी नतीजों के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। अवधेश सर, पिछले कई दिनों से अगर आप देख रहे होंगे, अजीत पवार के तेवर पर बड़ा सवाल हो रहा है कि नवाब मलिक को जो है वो अपनी गठबंधन से इतर उठकर जाकर टिकट दे आते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि नहीं, उनके लिए प्रचार नहीं होगा, उनको पर आतंकवादी हैं वो, इस तरीके की चीज़ें निकल कर आई। फिर उसके बाद अजीत पवार तुरंत कह देते हैं कि योगी जी तो बाहर के हैं, इस तरीके के बयान यहाँ नहीं चलेंगे। क्या ऐसा लगता है कि जो अजीत पवार का इतिहास रहा है कि रात में किसी पार्टी में और सुबह भोर में कहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई पड़ते हैं, तो चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि अजीत पवार खेल जाएंगे? जब आपने शुरू में कहा कि अंदर खाने दोनों और ठीक नहीं है, तो मुझे लगा शायद राहुल गांधी जी जो नागपुर में संविधान के नाम पर लाल किताब के अंदर कोड़ा कागज बंटवा दिए थे, आपका ध्यान शायद उधर होगा, लेकिन ये तो दूसरा ही विषय आ गया। तो जब लाल किताब के नाम पर, संविधान के नाम पर कोड़ा कागज जा रहा हो जहाँ, वहाँ अंदर खाने में बहुत सारी बातें होती है। और इसमें मुझे अभी एक शेर में ढूंढ रहा था। नहीं, ये तो आपका पसंदीदा वाला विषय है, इसलिए आप इस पर बात कर लीजिए, लेकिन मेरे को अजीत पवार वाला एंगल जरूर अब आ रहा है। वो अजीत पवार पर ही है, इसलिए कहा वो एक लाइन वो आपका उतना ही था, ये एक लाइन था। एक शेर है, वो बढ़ गया था प्यास का एहसास दरिया देखकर, हम पलट आए मगर पानी को प्यासा देखकर। तो जब पानी को ही लोग प्यासा देखने लगेंगे तो कभी भी पलटा पलटी उसमें हो सकता है। हाँ, तो महाराष्ट्र की राजनीति अभी संक्रमणकालीन दौर में है। लोकसभा चुनाव जो कुछ सरकार पहले बनी, सरकार दूसरी बनी, फिर सरकार के अंदर सरकार के गठबंधन हुए और एक चुनाव हो गए, 2 चुनाव। ये महाराष्ट्र की वास्तविक राजनीति नहीं है। इसलिए चुनाव परिणाम में किसी पक्ष को बहुमत मिल भी गया तब भी इसमें समीकरण बदलने की पूरी संभावना मौजूद है। वो स्वाभाविक स्थिति में जाएगा ही। अब स्वाभाविक स्थिति क्या होगी? जहां तक देखिए अजीत पवार जी का सवाल है, अजीत पवार इस चुनाव में बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। ये पहले जब भी हम विचार करते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है। अगर उनका परफॉर्मेंस चुनाव में शरद पवार जी से बेहतर हो गया तब तो वो खिलाड़ी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर, लड़ती हुई सीटों के आधार पर अजीत पवार अभी बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। अजीत पवार भी अंदर बैठ के महसूस हुआ होगा। अब एक बार जब आदमी छोड़ के आता है, परिवार उधर लड़ रहा है, भतीजा लड़ रहा है, तो उसके अंदर विचार चलता रहता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो उनके अंदर चल रहा होगा। नवाब मलिक के मामले पर जो कुछ उन्होंने स्टैंड लिया है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के स्टैंड के खुलेआम विरोध में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर उनको बताया नहीं होगा,
क्योंकि नवाब मलिक जी का सुबह ही हमारे 12 बजे के आसपास बयान आ गया था कि हमको जो है वो फॉर्म मिल गया हुआ है। हाँ, सुबह बयान आ गया था। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना बात किए हुए, लेकिन वहाँ स्टैंड है, वहाँ से शिवसेना के उम्मीदवार थे, बीजेपी ने उसको अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है, वो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई चलेगी। लेकिन एक सीट की लड़ाई, वहाँ तो दोनों हाथ में लड्डू है ना बीजेपी शिवसेना के। अगर समाजवादी पार्टी के वो नहीं जीतते हैं तब भी बीजेपी के लिए है, ये हारते हैं तब भी, दोनों की तो आप दोनों समाजवादी पार्टी से निकले हुए हैं। नहीं तो वोटर्स पर इसका इम्पैक्ट सोचकर देखिए, वोटर तो फिर वही लोकसभा वाली कहानी कर देगा। नहीं, एक ही सीट पर वोटर को इस बार नहीं है। जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र के धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। एक और जो है इमाम मौलवी मुल्ला बैठ के कर रहे हैं कि हमने पिछली बार आपको ऐसे किया था और हमने फतवे बनाए थे, उसके आधार पर हुआ था। दूसरी ओर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सीट दे रही है कि 25 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार, हालांकि शरद पवार जी ने वैसे किया नहीं है। दूसरी ओर जो है एक रहोगे तो नेक रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का भी वहाँ चल गया है। जो अजीत पवार जी का स्टेटमेंट है बाहर के हैं वो स्टेटमेंट नहीं उस प्रकार से नहीं है। स्टेटमेंट यह है कि ये छत्रपति शिवाजी साहू जी संभाजी का क्षेत्र है, ये यहाँ ये विचार चलेगा, बाहर का विचार नहीं चलेगा। उसमें उन्होंने नहीं कहा कि जोगी जी का, छत्रपति शिवाजी का वही विचार था जो हिंदू पदपातशाही की उन्होंने स्थापना की तो है। योगी जी के जो शेड्यूल बना कि जाकर वहां प्रचार करेंगे या जिस तरीके की बातें होंगी वो तो पार्टी के भीतर ही तय हुआ होगा ना। फिर अजीत पवार अलग गाना गा रहे हैं तो ये ऐसा थोड़ी कह देंगे बहुत ज्यादा अलग गाना नहीं है। अब जोगी जी के अजीत पवार थोड़े उनका प्रचार करवाएंगे, उनको मालूम है। लेकिन अजीत पवार के चाहने न चाहने से योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम बीजेपी थोड़े बदलेगी। पार्टियां अभी साथ हैं, एजेंडे सबके साथ 100% नहीं हो सकते हैं इस समय। जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि देश अभी आइडियोलॉजिकल वार की ओर है, एक और अभी भी वो संविधान आरक्षण चल रहा है, पिछड़े दलित वाले चल रहे हैं लोकसभा चुनाव का। दूसरी ओर एकजुटता की बात हो रही है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर है। और अभी एक परिणाम जैसा इन्होंने कहा, पहले हरियाणा में हुआ, दूसरा अमेरिका में हुआ। अमेरिका परिणाम से भी देश का मनोविज्ञान बदला है। हम शायद जी सर ऐड कर दीजिए बस। देखिए साफ बात यह है, दोनों धड़े में जो पुर्जे अलग से गए हैं, महाविकास आघाड़ी में शरद पवार चाह रहे हैं कि कांग्रेस और हम मिल करके इतनी सीटें आ जाएं कि ये जो पुर्जा गलती से आ गया है इसकी ज़रूरत न पड़े। और इधर भी यही है कि शिंदे और बीजेपी मिल के इतनी सीटें पा जाएं कि इस पुर्जे की ज़रूरत न पड़े। दोनों तरफ से वो जो पुर्जे गलत गए हैं वो दोनों खटक रहे हैं, दोनों दलों के दोनों ही और दोनों कर रहे हैं। देखिए हालांकि ये बड़े अवधेश भाई मॉडरेट थे। इतना ही नहीं, अजित पवार ने भी कहा कि मोदी जी के बारे में भी कुछ फैसला कि उनको और कहीं जाए, बारामती माने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आगे वही पूछने वाली थी, लेकिन ये जो चीजें हैं ना खुलेआम है, वो आदमी नुकसान कर रहा है इस गठबंधन का। और उद्धव ठाकरे हमको मुख्यमंत्री बनाओ, उद्धव ठाकरे तो कम संजय राउत बनेंगे तो यही बनेंगे, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। अरे तो आप लोग भला कर रहे हैं कि गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? एक दोनों तरफ है। अनुराग जी, चूंकि सर ने हाँ गलत पुर्जे जो इधर शिफ्ट हो गए, जैसा कि अभी महाविकास आघाड़ी की ही चर्चा हो रही थी। उद्धव ठाकरे हरियाणा चुनाव का जब परिणाम आया तो उन्होंने आते ही बोला कि भाई मुख्यमंत्री का नाम घोषित करो। बैक टू बैक उसी दिन संजय राउत की बाइट आ जाती है और वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि नहीं उद्धव ठाकरे ही तो हैं जो हैं वही मुख्यमंत्री, वो राज्य एक बार संभाल चुके हैं। महाविकास आघाड़ी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसा कि विनोद सर भी कह रहे थे कि वो पैरेलल जो छत्रप हैं वो दिखाई पड़ते हैं उसमें। महायुति के पास ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनके यहाँ जो है केंद्र में भी सत्ता है। क्या वाकई में अगर आघाड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है तो ये वाला जो एक तरीके से कह लीजिए कि चुनावी जो रायता है वो फैलता हुआ दिखेगा? देखिए, हालांकि पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हरियाणा चुनाव के बाद, उसके नतीजों के बाद हम लोग जो भी विश्लेषण करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो मुझे लगता है हम लोग शायद या तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो जो करती है वो बताती नहीं है, या हम लोग इतने समझदार नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं उसको हम समझ सकें। नहीं, कुछ तो है, तभी कुछ तो है जिसकी वजह से हम लोग हरियाणा चुनाव को एकदम ही कुछ नहीं समझ पाए। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे के आपकी बात पे आता हूं
कि जो अघाड़ी की जो राजनीति है वो एक विचित्र है। वो मतलब पुर्जे ही नहीं, वो अजीब टाइप का एक कॉम्बिनेशन है कि वो आप गलत पुर्जे जुड़ के कम से कम एक गाड़ी तो बन जाती है। यहाँ तो गाड़ी ही नहीं बनी है कि आगे से बैलगाड़ी पीछे से कुछ और वो बनी हुई है कि अगर आप ये सोचें कि वहाँ पे वो सरकार बनाने की स्थिति में आप ये सोच रहे हैं कि वो क्या होगा। मुझे तो ये लग रहा है अगर ये सरकार नहीं भी बना पाए, ये नहीं भी पावर में आए, तो क्या ये एक विपक्ष बन पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, कि कहीं कोई जीतने की संभावना उनको दिख रही होगी, निश्चित रूप से उनको दिख रही होगी, लेकिन सीएम के लिए ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो रही है। तो इसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि जब आप जनता के बीच जा रहे हो और आप में कहीं कोई विचारों में कहीं एक भाव नहीं है, आप क्या मैसेज दे रहे हो जनता को? आपके नेता किसी मुद्दे की बात करने की जगह सीएम के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये बहुत गलत मैसेज जनता के बीच जा रहा है। और उसके विपरीत जो महायुति है उसके पास एक अपर हैंड है कि केंद्र में सत्ता उनके पास है। अगर कहीं भी उनका कोई भी ऊपर नीचे होता है तो वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं कि तुम्हें हम केंद्र में ये शेयर दे सकते हैं। और ये जो होगा ये अजीत पवार के साथ ही होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वही बेमेल पुर्जा जो रामकृपाल सर कह रहे हैं, वही एक बेमेल पुर्जा है। तो अगर कुछ होता है तो उनको केंद्र में शेयर दिया जा सकता है और उसके बदले में वहाँ की राजनीति को क्लियर कराया जा सकता है। और आप देखेंगे तो महायुति में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है भी नहीं जितना अघाड़ी में है। तो एक चीज, नतीजा कुछ भी आए, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव एक चीज जरूर स्पष्ट करेगा कि अजीत पवार की लेगेसी कौन चलाएगा और शरद पवार की लेगेसी कौन चलाएगा और दूसरी बाला साहब ठाकरे की कौन चलाएगा। ये जरूर क्लियर हो जाएगा इस चुनाव के बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उन दोनों ही जो राजनीतिक परिवार है, जनता भी चाहती है कि उनकी लेगेसी कैसे आगे बढ़े इसका पता भी चले। इससे ज़्यादा और क्या होगा। समीर सर, जैसा कि अभी बीच में चर्चा में निकला था कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपके बीच ही हैं लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार अजीत पवार की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि अजीत पवार के लिए अजीत दादा पवार इसलिए भी कहा जाता है कि उनके इर्द गिर्द ही महाराष्ट्र की सियासत घूमती हुई दिखाई पड़ती है। सरकार बना भी ली जाए तो चलाना शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है अजीत पवार के बिना। हालांकि विनोद सर भी कह रहे थे कि बहुत उनको तवज्जो अभी देना ठीक नहीं है, चुनाव के बाद वो स्थिति क्लियर होगी। आप कैसे देखते हैं महाविकास अघाड़ी और महायुति का ये स्ट्रक्चर और दोनों खेमों के ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, इनका कितना इम्पैक्ट होगा वोटर्स पर, चुनाव पर, या जो भी राजनीतिक स्थिति दिखाई पड़ रही? देखिए, अगर महायुति की अगर मैं पहले बात करूं तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बना ली थी वो बहुत कंफर्टेबली आराम से चल रही थी, फ्लोर पे बहुमत प्रूव कर दिया था। अजीत पवार की जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को साथ में लाने के लिए। एकनाथ शिंदे की तो मजबूरी समझ में आती है कि एकनाथ शिंदे को आप लेकर आए, आप सरकार में आए, एकनाथ शिंदे के कारण आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आप सरकार चला रहे थे। अजीत पवार ना आपके विचारधारा से मेल खाते थे, न अजीत पवार की आपको जरूरत थी कि वो आपकी सरकार को आके आपकी सरकार को चला सके। अजीत पवार अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने साथ लिया और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा एक परसेप्शन के रूप से कि जब एकनाथ शिंदे, जिस नैसर्गिक गठबंधन की बात की जाती थी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक नैसर्गिक गठबंधन है, वह आपके साथ था, फिर अजीत पवार को आप क्यों लेकर आए जब आपकी सरकार कंफर्टेबली चल रही थी। अजीत पवार की, चूंकि शरद पवार की पार्टी में एक बड़ी टूट हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शरद पवार एक बड़े नेता है, उनको अगर हम तोड़ेंगे तो आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इस सोच से भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को साथ में लिया, लेकिन अजीत पवार वो जिस पर्पज से वो आए थे वह प्रूव लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव परिणाम ने बताया कि अजीत पवार अभी भी शरद पवार को शिकस्त देने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये चुनाव परिणामों के बाद पता होगा, लेकिन जिस तरीके से महायुति में एक आइसोलेटेड पड़ गए अजीत पवार, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात और अजीत पवार को बहुत ज़्यादा उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। अजीत पवार ने जिस तरीके से बिना पूछे कहा कि भाई मैं अपना स्टैंड लेता हूं, मैं 10% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दूंगा, जिस तरीके से नवाब मलिक को उन्होंने अपने पार्टी में लिया और टिकट दिया कि मेरा स्टैंड है,
तो पार्टी से वो अलग स्टैंड लेकर चलते रहे, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अजित पवार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर उनके साथ नहीं रहेगा, एकनाथ शिंदे का वोटर उनके साथ नहीं रहेगा। उनकी राजनीति शरद पवार के जो वोटर्स और जो शरद पवार की राजनीति पश्चिम महाराष्ट्र में रही है और कुछ मराठावाड़ा के हिस्से में रही है, वह उनको राजनीति करना है। अगर उनके साथ जो 40 एमएलए आए थे, अगर उन्हें टिकट जीतना है तो उन्हें उन्हीं की राजनीति करनी पड़ेगी जो शरद पवार की राजनीति करते रहे थे। और उसी कारण अजित पवार की मजबूरी थी कि वो अलग स्टैंड लेकर चले। उसके बिना वो अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के रंग में रंग जाते, हिंदुत्व की बात करते और ये कहते कि भाई मैं मुस्लिम को टिकट नहीं दूंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा, तो उनका जो पूरा वोटर है वो शरद पवार के पास चला जाता। उनके लिए राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की जरूरी था कि वो शरद पवार की आइडियोलॉजी की ही राजनीति को लेकर अलग स्टैंड दिखाए और उनका वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। देखिए, अब जहां तक महाविकास अघाड़ी की बात है, तो तीनों के अंदर अभी जिस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद चला कि पहले कहा गया कि भाई 85 सीटें बांटी जाएंगी, बाद में वो सीटें जब बटी तो कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटें लड़ी, उद्धव ठाकरे ने भी एक बड़ा हिस्सा सीटों का लिया, शरद पवार सबसे बड़े भागीदार बनकर निकले, उन्होंने भी एक बड़ी सीटों का हिस्सा लिया। तो और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, चेहरे के रूप में सामने, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं हुई, शरद पवार तैयार नहीं हुए। शरद पवार का भी बयान भी आया है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होगी उसका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में हम लेकर आ सकते हैं। देखिए, शरद पवार इस बात को मान रहे हैं कि सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री के रूप में अभी परिपक्व नहीं है या वो अभी स्थिति में नहीं है कि वो गठबंधन की राजनीति को संभाल सके। लेकिन शरद पवार अजित पवार को झटका देने के लिए अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अपने पहले बार के अगर विधायक अगर जीतते हैं यदुवंत पवार, तो उसको वो सीएम बना सकते हैं और अपने ही परिवार से किसी को मुख्यमंत्री के रूप में लाके अजित पवार को सबक सिखा सकते हैं कि मैं अगर तुम्हें उप मुख्यमंत्री बना सकता हूं तो मैं अपने किसी और परिवार के सदस्यों को भी इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ सकता हूं। तो वह एक दाव उन्होंने अपने पास अभी संभाल कर रखा है। यह चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि शरद पवार कितने मजबूत होते हैं, कांग्रेस कितने आती है, क्या कांग्रेस और शरद पवार मिलकर इस स्थिति में आते हैं कि बिना उद्धव ठाकरे की सरकार बना ले और अपने पसंद का मुख्यमंत्री बना ले। सारी राजनीति जो अभी है वो 23 तारीख के चुनाव परिणामों के बाद सामने होगी कि किस दल को कितने सीटें मिलते हैं। और मुझे लग रहा है कि असली गठबंधन जो है, ये तो चुनाव पूर्व गठबंधन जो बना है, ये 23 नवंबर तक मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव रहेगा। 23 के बाद जो सीटें जिस दल की आएगी उसके हिसाब से नया गठबंधन भी आकार ले सकता है। एक कल मैंने एक रिपोर्ट की थी सुप्रिया सूले को लेकर, तो उस पर कुछ कमेंट्स आए थे जिसका मैं, चूंकि आपका महाराष्ट्र पर इतना अध्ययन है तो मैं एक छोटी सी आपसे उस पर टिप्पणी चाहूंगी। सुप्रिया सूले ने कहा कि उनकी जो विचारधारा है वो जिस विचारधारा में है वो लेकर हम साथ नहीं हो सकते। इसके दो मायने निकले, एक तो ये कि हम साथ नहीं हो सकते, दूसरी ये कि अगर आप विचारधारा छोड़ दें तो हम साथ हो सकते हैं। ये क्या एक मैसेज है जो शरद जी की तरफ से दिया जा रहा है अपने भतीजे अजित पवार के लिए दरवाजे हमेशा शरद पवार के खुले रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी चूंकि अजित पवार इस गठबंधन के अंदर है तो पहले गठबंधन में ये तो कह नहीं सकते कि शरद पवार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अभी चुनाव लड़ना है, अभी तो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा के अंदर। चुनाव परिणाम के बाद अजित पवार ने भी अपना स्पेस खुला रखा और जिस तरीके से अजित पवार के बयान आए थे कि सुप्रिया के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़वाना एक गलती थी, परिवार को तोड़ना की जो कोशिश की थी वो मेरी तरफ से गलती हुई थी, जिस तरीके से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शरद पवार का सम्मान बना रहेगा। उनके पार्टी के एक विधायक ने जिस तरीके से शरद पवार पर बोला था, उन्होंने कहा कि शरद पवार के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। तो मुझे लग रहा है कि अजित पवार इस बात को जानते हैं कि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें बहुत लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ रह नहीं सकते। अजित पवार तो खुलकर कह चुके हैं कि मैं 5 बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री रह चुका हूं, अब से मुझे एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। तो अगर ऐसा स्थिति आती है कि शरद पवार और कांग्रेस मिलकर इस स्थिति में आते हैं कि सरकार बनाने में आते हैं और अजित पवार उस स्थिति में चले जाते हैं कि मैं आता हूं और शरद पवार कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, तो अजित पवार मुख्यमंत्री बनने के लिए पाला बदल भी सकते हैं। तो अजित पवार ने भी अपने पत्ते खुले रखे हैं। उद्धव ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि वो जिस गठबंधन में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है वो जिस गठबंधन में आ गए और वो यहाँ लंबे समय की राजनीति नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहा है कि भाई सारा मुस्लिम वोटर्स उद्धव ठाकरे को जा रहा है, उद्धव ठाकरे मुसलमानों की राजनीति करते हैं। कल राज ठाकरे ने बड़ा हमला बोला कि हिंदू हृदय सम्राट जिस बाला साहेब ठाकरे को कहा जाता था, अब जनाब बाला साहेब ठाकरे उनको कहा जाने लगा है। तो इस अब उद्धव ठाकरे को भी ये बात का डर है कि मराठी वोटर्स जो बड़ा वोट बैंक था कहीं वह निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास न चला जाए, हिंदुत्व का वोटर न चला जाए। और मुस्लिम वोटर चूंकि वो गठबंधन में इसलिए उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो अपने कोर विचारधारा और कोर वोटर्स को जोड़ने के लिए आने वाले समय में उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं। तो दरवाजे सबके खुले हुए, अभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद यह तय होगा कि कौन किस गठबंधन में जाएगा। रामकृपाल सर पिछली बार शायद कह रहे थे कि कौन किधर चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। महाराज के संपादकीय टिप्पणी के लिए सर जी 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 मुझे नहीं लगता कि अजित पवार
के भाग्य में मुख्यमंत्री बनना अभी लिखा है, उनको किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखवानी चाहिए। ये हम वो करके रखेंगे। चाहे इस गठबंधन में हो चाहे उस गठबंधन में हो, क्या इतनी सीटें आ जाएंगी कि कोई गठबंधन को सीएम बना दे? मुझे ऐसा लगता नहीं है। अजीत पवार सीएम नहीं बनाएंगे। अब तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तो शरद नहीं पवार अंदर से बहुत जो घायल हैं, हाँ वो जिस तरह से किया है शरद पवार इनको सबक सिखाएंगे। कभी हाँ सब ठीक ठीक। और इधर बनने कोई संभावना नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें तो प्रतीक्षा आ गई है। संग्राम महाराष्ट्र का है और युति भी छोटी मोटी नहीं है, महायुति है। अघाड़ी जो विकास की वो भी महा है। तो महाराष्ट्र के सब जगह महा है, वो तो महाभारत भी महा हो रही है, अपने आप में ही राष्ट्र है वो। तो महाभारत जो हो रही है महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में, मैंने हर बार बात की और इस बार तो मैंने महाराष्ट्र के अपने जो जानने वाले लोग हैं उनसे बहुत सारे लोगों से फ़ोन पर बात की है। इधर बात भी हुई दीपावली पे कुछ लोगों से। तो मैं जो कह रहा था वो बात बिल्कुल सही कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, वो वोटर की कन्फ्यूज़न है। वोटर महाराष्ट्र में अपनी सोच के हिसाब से, अपनी एक विचारधारा के हिसाब से, एक आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत लंबे समय तक वोट करता आया है। अब दिक्कत यह है कि कोई वहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर घूमता रहा हो और अचानक से एनसीपी की तरफ से टिकट रखे, समाजवादी पार्टी नहीं है पिक्चर में। ऐसा हुआ है 2 जगहों पर। तो ये इनके जो वो अभिनेत्री हैं उनके पति खड़े हैं। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से वहाँ इतनी भयानक खिचड़ी बन गई है कि तस्वीर को साफ होने के लिए 23 नवंबर के अलावा कोई विकल्प नहीं। और हमारा आप सारे स्वरों को जोड़ भी लें तो चाहे वो पुर्जों की अदला बदली हो, चाहे जिक्सॉ पजल हो जिसके टुकड़े सब इधर उधर हो गए हैं, और वो जिक्सॉ पजल भी 23 को एक साथ इधर उधर के टुकड़े जुड़कर पूरी तस्वीर नहीं बना पाएंगे। वो तो किसी को मशक्कत करके टुकड़ों को जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा, और जो चीज़ जबरदस्ती जोड़ी जाती है वो लंबे समय के लिए नहीं होती है। ये एक ऐसा बेमेल विवाह हुआ है जिसमें सभी को पता है किसी न किसी दिन हमें डाइवोर्स पेपर साइन करने हैं। वो दिन कब आएगा इसका इंतजार सब कर रहे हैं। अजीत पवार को लेकर इतनी सारी बातें हुई, जैसे क्या होता है ना, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था कि वो हरियाणा का चुनाव जीत जाए और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के लिए उसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो। जब वो हरियाणा का चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो अचानक से बिल्कुल बैक सीट पर चले गए। ये हालत हो गई कि उनको उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में एक भी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जो परिणाम आते हैं उसके हिसाब से आगे की नीति तय होती है। अजीत पवार इसी भरोसे से तोड़े गए। समीर जी गहरा विश्लेषण करते ही महाराष्ट्र को उन्होंने बताया कि भाई कोई जरूरत ही नहीं थी, एकनाथ शिंदे सरकार को किसी तरह के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आवश्यकता थी लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटें लाने की। पूरी प्रतिष्ठा मोदी पावर की, मोदी ब्रांड की दांव पर लगी हुई थी। तो उसमें कोई भी कसर भारत रत्न देने से लेकर अजीत पवार को अपने पाले में लाने तक नहीं छोड़ी गई, और उस पर हम लंबी बहस कर चुके हैं। एक एक दांव, एक एक वो जो कहते हैं ना कि नो स्टोन शुड रिमेन अनटर्न्ड, वो कोशिश की गई थी और उसमें से कुछ दांव चले, कुछ दांव नहीं भी चले। लेकिन उस वक्त थोड़ी पता होता है कि ये दांव चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर शरद पवार कमजोर होते हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें बढ़ जाती हैं तो ऐसा करना चाहिए। वो कर लिया, पाले में लोग आ गए। अब उन पाले में आए हुए लोगों का क्या होगा उस पर तो मुझे लगता है हमारे ही आर्काइव से निकालकर एक टिप्पणी जो अवधेश जी की थी और उस पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने टिप्पणी की थी कि इन सब जो लोग ले आए हैं ये अंदर किसी दिन भाजपा के भीतर बड़ा विस्फोट कर देंगे, और उस विस्फोट से निपटने की तैयारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को रखनी चाहिए। क्योंकि सारे बिल्कुल बेमेल गठबंधन के लोग हैं जो आ गए हैं, जिनका विचारधारा से भाजपा की इतनी बड़ी जो 2 सीटों से 303 की यात्रा है उसमें उन लोगों का विचारधारा का मेल कहीं भी नहीं है। वो केवल सत्ता और सीट जीतने के लालच में उनको बुलाया गया है। तो ये दिक्कतें तो आने वाली है। महाराष्ट्र की जहाँ तक बात करूँ तो वोटर बहुत बुरी तरह अभी भी कन्फ्यूज है, और इसीलिए जो अनुराग जी भी कह रहे थे कि हरियाणा में भी लोगों को हवा का रुख पता नहीं चल पाया, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हवा का रुख पता नहीं चलेगा। आप ग्राउंड पर जितना भी घूम लीजिए, लोग अपना मन आखिरी समय में बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल तय है कि भाई मुझे अब इस लड़ाई से मतलब नहीं, मैं तो शरद पवार का कट्टर समर्थक हूं, उनको दूंगा मैं एक ना, पर ऐसा बहुत कम है। बड़ी बात जो महाराष्ट्र के लिए है, जो देखने वाला दृश्य है वो ये है, किसी भी एक पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में वर्चस्व नहीं है। पॉकेट्स की पार्टियां हैं, किसी का नागपुर के आसपास वर्चस्व है, किसी का बारामती के आसपास वर्चस्व है, तो इस वजह से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका और खुद भाजपा का भी, भाजपा ये कोशिश करती रही है अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर, जैसा वो अन्य राज्यों में करती है कि धीरे धीरे अंदर घुसकर पूरे राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत कर लें। लेकिन भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे नीतीश, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं जो पूरे महाराष्ट्र को ये माना जा सके कि व्यापक तौर पर या 60-70% तक भी अपनी छवि के आधार पर अपने पक्ष में ला सके। और इसी दिक्कत की वजह से जो क्षत्रपों के भीतर भी क्षत्रपों की लड़ाई है, क्षेत्रीय लड़ाइयां हैं, इन क्षेत्रीय लड़ाइयों का कुल योग क्या होगा, वो जैसे महाराष्ट्र है, महायुति है और महाविकास अघाड़ी है,
वो क्या महायोग बनाता है, ये 23 नंबर को ही पता बिल्कुल। लगेगा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्य इस वक्त चुनावी स्थिति से ऐसे नजर आते हैं कि वो मिला जुला एकदम सा माहौल है, जिसको कि खिचड़ी जैसा शब्द भी हमारे किसी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था। तो इस वक्त स्थिति जो दोनों ही राज्यों की है उसकी सही तस्वीर परिणाम के दिन ही पता चलेगी। 23 नवंबर लगातार चुनाव की हर अपडेट महाराष्ट्र झारखंड से जुड़ी हुई, बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई, सब आपको अमर उजाला पे देखने मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए किस तरह के मुद्दे आप चाहते हैं, और हमेशा जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आप उनकी सराहना करते हैं, उनके टिप्पणियां पसंद करते हैं, वैसे ही करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।